सोच रहा था क्या जानती होंगी मुझे, तो बोलती है कि भाई हम अपने फोन में संसद टीवी देखते रहते हैं कि कब हमारा भाई पार्लियामेंट में हमारे लिए बोलेगा। आप ये बताओ, आप भी सुनते होंगे और बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि हमने पार्लियामेंट टीवी को इसीलिए यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया कि हमारा भाई वहां बोलता है, हम उसको सुनते हैं। आप ये देखो, भोजन माता, आशा, आंगनबाड़ी, सफाई कर्मचारी, ठेके पे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, दिल्ली सिविल डिफेंस वाले, कोई ऐसा पुलिस के लोग, दिल्ली पुलिस हो चाहे देश की पुलिस हो, उनके मॉडर्नाइजेशन की बात, होमगार्ड की, ग्राम के चौकीदार की, सब लोगों की बात, नौजवानों की बात, रोजगार की बात, महंगाई पे मार की बात, जो जनता पे पड़ रही है, सारी आवाज हमने पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। और आज ये हालत है कि कल तक कोई जो जय भीम नहीं बोलता था, इस अब मैं पार्लियामेंट में जाता हूं तो ऐसा लगता है सारे जय भीम वाले हो गए, इधर वाले भी और इधर वाले भी। एक दिन तो मैं गया, अभी एक विवाद हुआ तो मैं गया तो वहां के कर्मचारी आए मेरे पास, मैं अंदर बैठा कुछ लिख रहा था, बोले आज तो आपकी पार्टी के बहुत सारे सांसद आए हैं। तो मैंने कहा कि यार अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ, सांसद कहां से बन गए बहुत सारे? तो बोले बहुत सारे लोग नीला पटका पहन के घूम रहे हैं। तो मैंने कहा नीला पटका पहन के तो बहुत लोग आएंगे, जय भीम का नारा भी बहुत लोग लगाएंगे, लेकिन जब आपको जरूरत होगी और आपकी तरफ आंख उठेगी और आपके अधिकारों पे हमला होगा तो सिर्फ भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी आएगा। वही असली नीले वाला है, वही असली नीले को आगे बढ़ाने वाला है। तो मैं बस आपसे कहना चाहता हूं, अब तक आपने सबको मौका दिया, सबका हाथ पकड़ा, सबको आगे बढ़ाया, सबकी आवाज आप बने, सब पे भरोसा किया। एक मौका आपको हमारे इन काम करने वाले साथियों को भी देना चाहिए। और अगर आपने एक मौका इनको दे दिया, मैं आपको लिख के देता हूं कि ना फिर आपको किसी और झंडे की जरूरत पड़ेगी, ना डंडे की जरूरत पड़ेगी, ना नेता की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नेता मां के पेट से जन्म नहीं लेते, नेता संघर्ष से पैदा होते हैं। और भीम आर्मी ने संघर्ष करके नेता तैयार किए हैं, जिनको कल तक नकारा जाता था, आज उनको बड़े बड़े नेता फोन करके कहते हैं कि हम पे अपना आशीर्वाद बना के रखना। मैं बस आपसे कहना चाहता हूं, अच्छी बात यह है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के भी बहुत सारे लोग जो नगीना छोड़ के आ गए, वो भी मुझे रास्ते में मिले, वो भी यहां रहते हैं। अब उन पे तो मुझे भरोसा है कि वो मेरा साथ छोड़ ही नहीं सकते। मैं यहां से नगीना के साथियों का भी धन्यवाद देता हूं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि सड़कों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। इसका उदाहरण यह है कि 1 तारीख को हम भीमा कोरेगांव गए, 2 तारीख को परभनी में जो हिंसा हुई उन हिंसा के परिवारों से मिले, 3 तारीख को बागपत में जो जुल्म हुआ, जिस बच्चे ने पार्लियामेंट के सामने आके सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको न्याय नहीं मिल रहा था, वहां की भाजपा सरकार कहती है हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन जब हमारे लोगों पे जुल्म होता है तो विकास भी गायब हो जाता है और सबका साथ भी खत्म हो जाता है। उनको न्याय नहीं मिलता, 3-3 साल पार्लियामेंट के सामने आके उस बच्चे ने को आग लगा ली और 70% जल गया और अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। आखिरी लाइन उसकी ये थी कि मेरा भाई मुझको न्याय दिलाएगा। तकलीफ होती है, दर्द होता है कि उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, अभी मैं परभनी गया, वहां सोमनाथ सूर्यवंशी की पीट पीट के पुलिस ने हत्या कर दी और उसके गम में हमारे एक नेता वोकाड़े साहब उस दुनिया में नहीं रहे, महिलाओं को पीटा, नौजवानों को पीटा, बहनों को पीटा, घर में घुस के बच्चियों को पीटा सरकार के इशारे पे। तो हमने कहा 17 से मोर्चा निकलेगा। आप शक्ति देखो किसे कहते हैं। मैंने कहा 17 से पैदल मोर्चा निकलेगा परभनी से और मुंबई मंत्रालय तक। तो कल चीफ मिनिस्टर के यहां से फोन पहुंच गया कि 6 तारीख को, मैं झूठ नहीं बोलता, आप पता करा लेना, 6 तारीख को दोनों परिवारों को मुख्यमंत्री ने बुलाया है कि मुख्यमंत्री जिनसे मिलना चाहते। इतनी शक्ति का निर्माण आज आपने पूरे भारत में कर लिया है कि आपकी एक आवाज पे सरकारों को सोचना पड़ता है। आप ये सोचो, ये तो तब है जब अभी संवैधानिक शक्ति उस पैमाने पे नहीं है। आप ये सोचो जिस दिन संवैधानिक शक्ति होगी। और उत्तर प्रदेश में तो मैं चैलेंज करके कहता हूं, जिस तरह की मेहनत उत्तर प्रदेश के साथी कर रहे हैं,
27 के चुनाव में हम वहां की सत्ता आपके चरणों में लाकर रख देंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद भी हमें मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? देख लो, मदद करोगे नहीं करोगे? नहीं, दोनों हाथ उठा के बताओ। नहीं, दोनों हाथ से बात नहीं बढ़ेगी। अपनी अपनी जगह पे खड़े होके बताओ, मदद करोगे नहीं करोगे? अच्छा, एक मिनट बैठ जाओ। आखिरी बात बता देता हूं, ये मेरे कान में इन्होंने कुछ कहा। आप अब देखो, मीडिया के साथी भी यहां खड़े, रिकॉर्ड कर लेना। जितनी योजनाएं सारी सरकारें चला रही हैं, दोबारा कह रहा हूं, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये और भी कुछ टैक्सेस, उनकी सारी योजनाएं, और उन योजनाओं पे भी प्लस करके, मैं किसी की योजना ना गिनाता, मैं संवैधानिक शक्ति को समझता हूं। ये जो बजट है ना, जो आपके ऊपर लग रहा है, ये बजट आप ही की जेब से गया टैक्स के रूप में। आपका पैसा आपके ऊपर लगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं। अब तो चुनाव आएगा तो बहुत लोगों की पोल खोलने का काम करेंगे। एमसीडी वाले क्या कर रहे हैं, दिल्ली सरकार वाले क्या कर रहे हैं, बहुत लोगों की बात बताएंगे आपको। लेकिन आप ये सोचो, जितना ये आपको आज कह रहे हैं कि हम देंगे और दे रहे हैं, मैं इससे 4 गुने की गारंटी देता हूं। क्योंकि हमें कोई पैसा घर नहीं लगाना, अपने घर में नहीं लगाना है। आपके लिए आपका पैसा आप ही के ऊपर लगाना है। तो जो ये दे रहे हैं, इसके 4 गुने की गारंटी मैं आपको देता हूं। मैंने मांग की प्राइम मिनिस्टर से कि उच्च शिक्षा में स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पढ़ लिया। उनकी रिसर्च टीम ने अगले दिन उन्होंने कहा, मैं बहुत बड़ी घोषणा बाबा साहब अंबेडकर पे करना चाहता हूं, कल इस समय करूंगा। हमारे साथियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को घोषणा, हमने कहा हमारा चार्ट उठा लो, 12 घोषणा में से एक घोषणा उसमें से ही होगी। तो कहा, बाबा साहब अंबेडकर शिक्षा को बड़ा महत्व देते थे, तो उस शिक्षा में हम लोग स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे। मगर अब देखो कितने तेज है, गौर से सुनो, वो अपना एडमिशन करवा ले तो उनको बाकी सारी मदद हम लोग करेंगे। भाई ये बताओ, 12वीं तक के स्कॉलरशिप देके डॉक्टर बना दोगे क्या? इंजीनियर बना दोगे क्या? वकील बना दोगे क्या? जज बना दोगे क्या? क्या बना दोगे? बेवकूफ तो बना सकते, क्योंकि हाई स्कूल इंटर तो हमारा मरा गिरा आदमी भी रूखी सूखी खाके अपने बच्चों को करा ही देता। अगर करना है इस देश में, जो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, आपको बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, रोटी अनाज दे देंगे, लेकिन आपके बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे। क्योंकि एजुकेशन सवाल को जन्म देती है। और जिस दिन आपके बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल गया, और मुफ्त शिक्षा मिल गई, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल गई, आप याद रखना, आपका रास्ता कोई नहीं रोक सकता। इसका उदाहरण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है कि ये ना चाहते हुए भी बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा में भी गए और कानून मंत्री भी बने। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि समान शिक्षा पॉलिसी लागू कर दो। मैं सत्ता पक्ष को भी कह रहा हूं, विपक्ष को भी, अगर आप इतने अच्छे हो तो करो समान पॉलिसी लागू। अगर बाबा साहब समान शिक्षा पॉलिसी लागू, अगर बाबा साहब अम्बेडकर को नेता मानते हो, बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानते हो, समान हेल्थ पॉलिसी लागू करो कि गरीबों का इलाज भी, क्या तो सारे प्राइवेट स्कूल अस्पताल गरीबों के लिए भी खुले मुफ्त में, या सबका इलाज सरकारी अस्पताल में हो, और इलाज बेहतर से बेहतर होना चाहिए कि पैसे की कमी कारण किसी की जान ना जाए। होना यह चाहिए कि गरीब के बच्चे को एजुकेशन वो कभी तक ले, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन, और वो इतने कम दामों में मिलनी चाहिए, किसी की जेब ना कटे। हमने तो देखा अपने आप से कि बड़े स्कूलों में, प्राइवेट में हमारे लोग हिम्मत करके भेजते हैं। मेरी माएं पेट पे कपड़ा बांध लेती हैं, एक टाइम का भोजन काट के अपने बच्चों को पढ़ाती, क्योंकि बाबा साहब कह के गए थे। लेकिन सच ये है कि ये सारे काम आपके आसान हो सकते हैं अगर आप अपनी राजनीतिक ताकत बना लो। मैं ये महसूस करता हूं, आप सब कुछ सीखे बाबा साहब से, बस ये अपनी उंगली का सही प्रयोग करना नहीं सीख पर, जो सबसे आसान काम है। इस उंगली का सही प्रयोग करना सीख लो, आपके बच्चों के और आपके तरक्की के रास्ते खुलने में बहुत देर नहीं लगेगी। हमारे घर पे तो कोई इंग्लिश बोलता ही नहीं है, फिर हम इंग्लिश कहाँ से